नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10 की राजनीति विज्ञान जो कि आपके सामाजिक विज्ञान की किताब का एक भाग है, उसके एक अध्याय संघवाद को पढ़ने वाले हैं। इसका एक अध्याय हमने पहले पढ़ लिया है, ठीक है। ये हमारा दूसरा अध्याय है, तो इसे हम बड़ी ही रोचक तरीके से पढ़ेंगे और इसे रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम समझते हुए इसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ में आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। और कहीं कहीं आपको महत्वपूर्ण बिंदु मिलें तो उन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। अपने साथ में पेन और कॉपी दोनों चीज़ लेके बैठना है, ठीक है। अब चलते हैं। देखिए, पिछले अध्याय जो कि हमारा सत्ता की साझेदारी थी, उसमें हमने समझ लिया था कि ताकत को बांटना कैसे होता है और लोकतंत्र के लिए ये क्यों अच्छा होता है, ठीक है। संघवाद उसी बंटवारे का एक व्यवस्थित रूप है, ठीक है। चलो, इसे बिना किसी किताब के भारीपन के, यानी किताब में जो भारीपन से बताया जाता है उसके भारीपन को दूर करते हुए बड़े ही आसान तरीके से, बड़े ही रोचक तरीके से, बिल्कुल सरल भाषा में गहराई से समझेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम समझते हैं कि संघवाद क्या है। व्हाट इज फेडरलिज्म। सोचिए, एक बहुत बड़ा घर है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, जिनमें से सभी जो परिवार के सदस्य हैं उनका कार्य अलग अलग बटा हुआ है। जैसे देखो, उस घर में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, ये सभी रहते हैं। अब यदि घर का हर छोटा बड़ा सदस्य, हर छोटा बड़ा निर्णय केवल एक ही व्यक्ति के ऊपर हो, ठीक है, हर सदस्य का जो कार्यभार है, हर सदस्य का निर्णय है, वो एक ही व्यक्ति के हाथ में हो, मतलब किसी एक व्यक्ति ने, या मान के चलिए दादाजी ने जो निर्णय कर दिया वो सबको मानना हो, बाध्य हो, तो सभी दुखी हो जाएंगे। हो सकता है किसी एक व्यक्ति का निर्णय गलत हो, ठीक है। तो इसलिए उसे हम अलग अलग रूपों में बांट देते हैं ताकि परिवार के लोगों में झगड़ा ना हो, ठीक है। अब ऐसे समझिए, इसे हम किस प्रकार से बांटते हैं। जैसे जो दादी जी हैं वो पूजा पाठ का काम संभालती हैं, पापा हैं घर के बाहर का काम होता है, ठीक है, कहाँ से क्या सामान लेके आना है, कितनी कमाई करनी है, किस प्रकार पैसा कमाना है, ठीक है, वो सब काम करते हैं, ठीक है। और माँ घरेलू प्रबंध करती हैं, आज खाने में क्या बनेगा, दूध वाले को कितना पैसा देना है, दूध कहाँ से लगाना है, या इसी प्रकार के जो अन्य संसाधन हैं उनका प्रबंध करती हैं, ठीक है। और बड़े भाई दुकान देखते हैं या अन्य अपना कोई दूसरा बिजनेस देखते हैं अथवा पढ़ाई लिखाई करते हैं, ठीक है। तो सबके काम बटे हुए हैं। देखो, ठीक इसी तरह से देश में सत्ता सिर्फ एक ही स्तर पर पास ना हो, यानी एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था के हाथ में पूरी की पूरी देश की पावर ना चली जाए, बल्कि अलग अलग स्तरों में बटी हो, ताकि पूरा देश खुशहाल रहे, समृद्ध रहे और सबको लगे कि हमारा भी निर्णय मान्य होता है, यहाँ ये हमारा भी देश है, ठीक है। इसे ही संघवाद कहते हैं, इसे ही फेडरलिज्म कहते हैं। तो सबसे पहले मूल बात देख लेते हैं, ठीक है। अभी हमने घरेलू स्तर पर इसे देख लिया था, अब आगे देख लेते हैं कि संघवाद जो है सरकार चलाने की एक ऐसी प्रणाली है, इसे आप लिख सकते हैं, ठीक है, कॉपी में भी लिख सकते हैं और परीक्षा के दौरान भी लिख सकते हैं। तो संघवाद सरकार चलाने की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें किसी देश की सारी ताकत, पूरी की पूरी ताकत यानी पावर जो होती है वह एक जगह नहीं होती, एक जगह पर केंद्रित नहीं होती, बल्कि उसे सरकार के अलग अलग स्तरों पर यानी अलग अलग लेवल्स पर बांट दिया जाता है। आमतौर पर इसके दो स्तर होते हैं। कौन से दो स्तर होते हैं? सामान्यतया इसके दो स्तर ये होते हैं कि एक स्तर है केंद्र का और दूसरा है राज्य का, यानी जहाँ पर केंद्र सरकार काम करती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, जो पूरे देश को संभालने की जिम्मेदारी लेती है, यानी पूरे देश के लिए इसकी जिम्मेदारी होती है। जैसे मोदी सरकार है, प्रधानमंत्री एक ही तो है पूरे देश में, ठीक है ना। अब यह राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को देखती है, यानी पूरे देश का जिसमें भला हो। आई बात समझ में। दूसरी होती है राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट। ये एक देश में अनेक होती हैं, हर एक राज्य की अपनी एक अलग राज्य सरकार होती है, अलग मुख्यमंत्री होगा, ठीक है, अलग मंत्रिमंडल होगा उसका, राज्य मंत्रिमंडल, ठीक है, और अलग राज्यपाल होगा। इस प्रकार से पूरी की पूरी व्यवस्था बटी हुई होती है। तो ये क्या करती है? ये सिर्फ राज्य के कामकाज देखती है। जैसे योगी जी, ममता बनर्जी, केजरीवाल, ठीक है,
ये सभी अलग अलग राज्यों की सरकारें संभाले हुए मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। कोई पश्चिम बंगाल का है, कोई यूपी का है, कोई दिल्ली का था, ठीक है। अब आगे देखते हैं एकात्मक बनाम संघात्मक, यानी यूनिटी वर्सेस फेडरल। देखिए एकात्मक है, इसमें सारी पावर केंद्र सरकार के पास में होती है। राज्य सिर्फ केंद्र के नौकर की तरह काम करते हैं। जैसे चीन में वहाँ के राष्ट्रपति ने जो कुछ आदेश दे दिया वो अनिवार्यतः राज्य सरकारों को मानना ही होगा। आई बात समझ में। और संघात्मक कैसी होती है, यानी फेडरल सरकार कैसी होती है, यहाँ की जो राज्य सरकारें हैं केंद्र के अधीन नहीं होती, केंद्र के अधीन नहीं होती। उनके पास अपनी खुद की भी पावर होती है जो संविधान देता है। जैसे भारत में, जैसे अमेरिका में, ठीक है ना। भारत में जो राज्य सरकारें हैं वे स्वयं का निर्णय पूरे यूपी के ऊपर, जैसे ये यूपी है, पूरे यूपी के ऊपर यूपी के मुख्यमंत्री अपना निर्णय चलाएंगे, ठीक है। या राजस्थान है, राजस्थान के मुख्यमंत्री राजस्थान के ऊपर निर्णय चलाएंगे, ठीक है, निर्णय लागू करेंगे। आई बात समझ में। लेकिन केंद्र सरकार इन सब के ऊपर है, सभी राज्यों के ऊपर। तो उनका जो निर्णय है, जैसे पीएम यानी प्रधानमंत्री हैं, इनका निर्णय इनके ऊपर भी जाएगा, इनके ऊपर भी जाएगा, अन्य राज्यों के ऊपर भी जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। लेकिन इनका निर्णय कुछ स्थितियों में खारिज भी कर देती हैं। जो राज्य सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार का निर्णय होता है उसे निरस्त भी कर देती हैं, बोला हम इसे लागू नहीं करेंगे। हालांकि कुछ स्थितियों में जबरन मानना भी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा है संघवाद की 7 प्रमुख विशेषताएं, जिससे आप पहचान सकते हो इनको, ठीक है। की फीचर्स। अगर कोई पूछे कि इसे कैसे पहचानोगे कि देश संघीय है या नहीं, अथवा संघीय है या केंद्रीकृत, तो इन्हें पहचानने के लिए यहाँ 7 बातें चेकलिस्ट की तरह इस्तेमाल करने के लिए दी हैं, ठीक है। इन बातों को आप वहाँ पर लागू करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो सरकार केंद्रीय सरकार है या संघीय सरकार है, या वहाँ पर संघीय व्यवस्था है या केंद्रीय व्यवस्था है। देखिए इसमें हमारी पहली बात है कि 2 या अधिक स्तर होंगे। इसमें सरकार के 2 स्तर होंगे, जैसे अभी हमने बात की, एक केंद्र के स्तर पर, दूसरी राज्यों के स्तर पर, ठीक है। आई बात समझ में। तो देखिए सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होनी चाहिए, पहली बात। वहाँ पर केंद्र और राज्य, और अब भारत में तो स्थानीय भी सरकारें हैं, जैसे आपके यहाँ ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, ये होते हैं ना, यानी पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पर लागू है। तो यहाँ त्रिस्तरीय व्यवस्था है सरकार की, है या नहीं। आपके गांव में प्रधान होगा, आपके शहर में मेयर होगा, है या नहीं, ब्लॉक प्रमुख होगा, जिला पंचायत। आगे देखो दूसरा पॉइंट है अलग अलग अधिकार क्षेत्र, यानी अलग अलग ज्यूरिस्डिक्शन। नागरिक वही हैं, मतलब एक ही नागरिक के ऊपर केंद्र का भी नियम लागू होगा और राज्य का भी नियम लागू होगा। ये केंद्र का नियम, ये राज्य का नियम, दोनों का नियम एक ही नागरिक के ऊपर लागू होगा, ठीक है। नागरिक वही हैं, फिक्स हैं देश के 140 करोड़ 145 करोड़, लेकिन उनके ऊपर राज्य के विभाजन के स्तर पर मान के चलो यूपी में 25 करोड़ की जनसंख्या है या 30 करोड़ की जनसंख्या है, तो उन पर यूपी के मुख्यमंत्री का नियम चलेगा, ठीक है। साथ ही साथ केंद्र सरकार का भी, पीएम का भी निर्णय लागू होगा। और नागरिक कौन है, नागरिक यूपी के जनता है, ठीक है। आगे देखो तो नागरिक वही हैं, यानी हम और आप, लेकिन इन्हीं नागरिकों के लिए केंद्र और राज्य अलग अलग विषयों पर कानून बनाते हैं। जैसे पुलिस राज्य का विषय है, पुलिस जो होती है प्रत्येक राज्य में अलग होती है, ठीक है, यानी वह प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री के कंट्रोल में होती है। आई बात समझ में। लेकिन सेना जो केंद्र के विषय के अंतर्गत आती है, सेना मतलब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ठीक है, तो ये केंद्र के अधीन होती है, ये पुलिस राज्य के अधीन होती है। आई बात समझ में। आगे देखो संविधान की गारंटी यहाँ पर लागू होती है।
किस सरकार के पास क्या अधिकार होंगे, यह किसी नेता के मन पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, किस सरकार के पास में क्या अधिकार होंगे, कोई एक नेता ये निर्णय नहीं कर सकता कि उसके पास में ये अधिकार होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए, बल्कि जो लिखित संविधान है और उसमें जो दर्ज किया गया है, जो लिखा हुआ है, उसी के अनुसार सरकार चलती है। किसके अनुसार? संविधान के अनुसार। ठीक है, आगे देखो, संविधान संशोधन, यानी संविधान में संशोधन भी होते रहते हैं इस प्रकार के उसमें। ठीक है, देखिए कैसे होते हैं कि संविधान के मूल ढांचे का कोई एक सरकार अकेले नहीं बदल सकती। संविधान का जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसे कोई एक सरकार नहीं बदल सकती। इसे दोनों, यानी दोनों कौन? केंद्र और राज्य, दोनों की सहमति से ही बदला जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदला जा सकता। संविधान में संशोधन तो किए जा सकते हैं, लेकिन उसका जो मूल भावना है, उसकी जो मूल पद्धति है, उसे नहीं बदला जा सकता। उसकी जो मूल आत्मा है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे देखो, अदालत की भूमिका। यहाँ पर अदालतों की, यानी न्यायालयों की विशेष भूमिका होती है। अगर केंद्र और राज्य दोनों में लड़ाई हो जाए किसी बात पर, मान के चलो किसी एक ही विषय पर दो सरकारों ने, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने, दोनों सरकारों ने कोई अपने अपने हिसाब से नियम लागू किए, ठीक है, तो उनमें झगड़ा हो सकता है या नहीं? तो उसमें क्या करेगा? कोर्ट अपना हस्तक्षेप करेगा। जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वह एम्पायर की भूमिका निभाता है और अहम फैसले सुनाता है, यानी कौन सा निर्णय लागू होगा और कौन सा नहीं होगा, या कौन सा निर्णय लागू करने योग्य है और कौन सा नहीं, केंद्र का लागू करने योग्य है अथवा राज्य का लागू होगा या नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो, पैसे का हिसाब किताब रखना होता है। यहाँ पे पैसे का हिसाब किताब रखने के लिए कोई विशेष प्रकार के व्यक्ति की नियुक्ति अथवा कोई विशेष प्रकार की संस्था यहाँ पर होती है। ठीक है, दोनों सरकारों की कमाई के स्रोत भी अलग अलग होते हैं। आई बात समझ में? स्रोत मतलब यहाँ पर टैक्सेस भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, और अलग अलग प्रकार से ही वे उन टैक्सों को कलेक्ट करने की, इकट्ठा करने के नियम तय करते हैं, ताकि वे एक दूसरे पर निर्भर न रहें। केंद्र राज्य पर निर्भर न रहे और राज्य केंद्रों पर निर्भर न रहे। ठीक है ना? आगे देखो, दोहरा उद्देश्य। इसका मकसद देश की एकता बनाए रखना भी है और क्षेत्रीय विविधता यानी डाइवर्सिटी का सम्मान भी करना होता है। ठीक है, आगे देखो, तीसरा पॉइंट है संघवाद के दो रास्ते। संघवाद के कौन कौन से दो रास्ते हैं यहां पर बताया गया है। टू रूट्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी दुनिया में संघवाद के दो तरीके बताए गए हैं। ठीक है, दुनिया में संघवाद दो तरीकों से बनता है। कौन कौन से दो तरीकों से बनता है? एक तरीका है साथ आकर संघ बनाना यानी कमिंग टुगेदर, और दूसरा है साथ लेकर संघ बनाना यानी होल्डिंग टुगेदर। अब पहला वाला देखते हैं, साथ आकर संघ बनाना। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब कोई स्वतंत्र राष्ट्र अपनी मर्जी से साथ में आ जाते हैं, किसके साथ में? अन्य राष्ट्र के साथ में या अन्य राज्यों के साथ में, तो वे ज़्यादा सुरक्षित, ज़्यादा ताकतवर महसूस करते हैं। जैसे आपने झाड़ू का उदाहरण देखा है, एक सीख जो होती है उसकी वह कमज़ोर होती है, या एक लकड़ी कमज़ोर होती है, लेकिन वे बंडल के रूप में बंधे हों, ठीक है, बंडल के रूप में बंधे हों तो ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं या नहीं? इसी प्रकार से जो कुछ देश होते हैं अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे होते हैं अन्य दुश्मनों की वजह से, तो वे अपने जैसी सोच वाले या अपने हित चिंतकों के साथ में गठबंधन कर लेते हैं या एक दूसरे से अपनी ताकत शेयर करने लग जाते हैं। ठीक है, वे साथ साथ रह करके कार्य करने लग जाते हैं। आई बात समझ में? या कमज़ोर राष्ट्र मजबूत राष्ट्र को, या कमज़ोर राज्य मजबूत राज्य को अपना नेतृत्व प्रदान कर देता है। ठीक है, यहाँ राज्यों के पास केंद्र जितनी ही या कभी कभी उससे भी ज़्यादा पावर होती है, जैसे अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आगे देखो, साथ लेकर संघ बनाना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब एक बहुत बड़ा देश
अपनी अंदरूनी विविधता को संभालने के लिए सत्ता को केंद्र और राज्यों में बांट देता है। सत्ता को केंद्र में और राज्यों में अलग अलग प्रकार से बांट देता है। तो यहाँ केंद्र सरकार अक्सर राज्यों से ज़्यादा ताकतवर होती है और राज्य जो हैं अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए होते हैं और इन सब का एकीकृत रूप होता है देश या केंद्र। ठीक है, ये केंद्र और ये राज्य। ठीक है, ये सभी राज्य, लेकिन ये राज्य इसके अंदर ही रहेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये ज़्यादा मजबूत होगा अपेक्षाकृत इनके। केंद्र मजबूत होगा राज्यों से। जैसे भारत में प्रधानमंत्री का जो निर्णय है वो पूरे देश पे लागू होगा, लेकिन किसी राज्य के मुख्यमंत्री का निर्णय केवल उसी राज्य पर लागू होगा। ठीक है, ना कि दूसरे राज्य पर। आई बात समझ में? लेकिन इसका निर्णय, केंद्र का निर्णय इस पर भी लागू होगा, इस पर भी लागू होगा, इस पर भी, इन सब पे लागू होगा। आई बात समझ में? देखिए, इसके उदाहरण हैं भारत, बेल्जियम, स्पेन। अब चौथा वाला पॉइंट देख लेते हैं। भारत में संघवाद यानी फेडरलिज्म इन इंडिया, इसे देख लेते हैं। देखो, हमारे संविधान में कहीं भी संघ यानी फेडरेशन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी ये शब्द कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन भारतीय जो ढांचा है वो पूरी तरह से संघवाद पर ही आधारित है। संविधान ने शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा है ताकि इन दोनों में, केंद्र और राज्य दोनों में, किसी भी प्रकार का झगड़ा ना हो। ठीक है, अपने अपने स्तर पर अपने अपने हिसाब से अपने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सूचियों के हिसाब से अपने अपने निर्णय केंद्र और राज्य नागरिकों के ऊपर लागू कर सकें, इसलिए इनको बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं सूची का नाम। यहाँ पर हम इस लिस्ट में देखेंगे सूची का नाम, विषय, उसे कौन बनाता है और उसके उदाहरण कहाँ कहाँ हैं या क्या क्या हैं। ठीक है, देखिए हमारा पहला स्थान है संघ सूची का। संघ सूची देखिए, ये 7वीं अनुसूची में इनका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं उनमें से एक अनुसूची है 7वीं अनुसूची। उस 7वीं अनुसूची में इन्हें वर्गीकृत किया गया है, संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, और एक होती है इससे अलग प्रकार की सूची। ठीक है, उसे हम इससे आगे बताएंगे, पहले इन तीनों को देख लो। ठीक है, अब संघ सूची देखते हैं। संघ सूची का विषय है, जैसे राष्ट्रीय महत्व के जो विषय होते हैं उन्हें देखना। इन्हें सिर्फ केंद्र सरकार यानी संसद ही बनाती है। इन पर जो निर्णय लेने का अधिकार है या नियंत्रण करने का अधिकार है अथवा कोई भी नियम बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार का है यानी संसद का है। ठीक है, इसके अंतर्गत रक्षा यानी डिफेंस के मामले, विदेश मामले, बैंकिंग मामले, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मामले, करेंसी यानी नोट छापने के या नोट को नियंत्रित करने के मामले, विदेशी मुद्रा के मामले। ठीक है, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। डाक विभाग भी इसी के अंतर्गत आता है, रेलवे इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी केंद्र के जितने भी स्पेशल, सबके पूरे देश के लिए जितने लाभदायक पदार्थ या तत्व हैं या जो सभी नागरिकों के लिए आवश्यक तत्व हैं पूरे देश के लिए, उनको केंद्र ने अपने हाथ में रखा है, यानी संविधान ने उन्हें केंद्र के हाथ में दे दिया है। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची में क्या है? इसका नाम है स्टेट लिस्ट। इसमें स्थानीय और राज्य के महत्व के, यानी सिर्फ राज्य सरकार ही इन्हें बना सकती है। राज्य के महत्व के ही नियम इसमें लागू किए जाते हैं, जैसे पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई, इस प्रकार के जो नियम हैं, चकबंदी, मेड़बंदी। ठीक है, इस प्रकार के जो नियम हैं वो राज्य सूची का विषय है। आई बात समझ में? आगे देखो, अगली है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची देख लेते हैं। समवर्ती सूची में इसका इंग्लिश में नाम है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, इसमें साझे हित के विषय हैं, यानी जो केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा इस पर नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर विधायिका नियम बनाती थी, यहाँ पर संसद नियम बनाती है, और यहाँ पर दोनों मिलकर नियम बनाते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। प्रत्येक राज्य अपने हिसाब से केंद्र के साथ में मिलकर यहाँ पर नियम बनाता है।
आई बात समझ में? अब देखिए, इसमें आने वाले जो विषय हैं वे हैं शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना, ठीक है, स्वास्थ्य, इस प्रकार के जो विषय होते हैं जिन पर केंद्र को लगता है कि मान के चलो कभी राज्य इन विषयों पर ध्यान नहीं दे पाया तो इनके बिना नागरिकों की हानि ना हो जाए, इसलिए संघ यानी केंद्र भी इन पर नियम बना सकता है, ठीक है, केंद्र भी इन्हें अपने नियंत्रण में ले सकता है। और मान के चलो कि राज्य इन पर ध्यान देना चाह रहे हैं लेकिन केंद्र इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, इस पर इनमें से किसी भी विषय पर, तो क्या होगा, राज्य अपने हिसाब से नियम बना सकते हैं, केंद्र पैसा भेजता है, राज्य पैसा भेजता है, दोनों का संयुक्त रूप तब इसमें प्राप्त किया जाता है और इससे इनके ऊपर जो नियम होते हैं उनका संचालन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर केवल केंद्र पैसा लगाता है, यहाँ की जो सुविधाएं होती हैं उनमें संघ सूची वालों पे, राज्य सूची वालों पे केवल राज्य की सरकार ही पैसा लगाती है, ठीक है, और यहाँ पर शेयरिंग होती है केंद्र की और राज्य की, ठीक है। आगे देखो, एक महत्वपूर्ण नोट है यहाँ पे, अत्यंत महत्वपूर्ण नोट है और ये विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाने वाला नोट है, ठीक है। ये बात जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखो, अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बनाते हैं और दोनों के कानूनों में टकराव हो जाता है तो यहाँ पर केवल केंद्र का ही नियम मान्य होगा, राज्य का नियम खारिज हो जाएगा। आई बात समझ में? मान के चलो किसी विषय पर, जैसे शिक्षा के ऊपर शिक्षा है, शिक्षा के ऊपर यह है शिक्षा, इसके ऊपर केंद्र ने कोई नियम बनाया, जैसे नई शिक्षा नीति लागू की 2020 में, और राज्य ने भी, किसी स्पेशल राज्य ने भी उसके ऊपर नियम बना दिया और दोनों के जो नियम हैं उनमें टकराव हो जाता है, क्लैश हो जाता है, तो क्या होगा, इसका नियम, राज्य का नियम खारिज हो जाएगा, केंद्र का नियम लागू होगा, ठीक है। आगे देखो, एक है उन तीनों से अलग प्रकार की अवशिष्ट विषय सूची, जो मैं बता रहा था कि उसे मैं आगे बताने वाला था, वो है अवशिष्ट विषय सूची। वो क्या है? उसमें आते हैं ऐसे विषय जो संविधान के निर्माण के दौरान प्रयोग में या प्रचलन में नहीं थे, या उस दौरान इनको कोई लोग जानते नहीं थे, इनका आविष्कार नहीं हुआ था, ठीक है। तो उनके ऊपर नियम बनाने का अधिकार केंद्र के पास में होता है, जैसे कंप्यूटर, ठीक है, इंटरनेट, जो साइबर फ्रॉड होता है ना, उसके ऊपर नियम बनाने के जो अधिकार क्षेत्र हैं वो किसके पास में है? केंद्र के पास, ठीक है ना। और भी आप विभिन्न प्रकार के, जैसे टेलीफोन, मोबाइल, इनके ऊपर जो नियम बनाते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार के जो सुविधाएं हैं उनके ऊपर नियम बनाने का अधिकार किसके पास में है? केंद्र सरकार के पास में है। आगे देखो, इसमें विशेष स्थिति देख लेते हैं कि भारत के सभी राज्यों को बराबर अधिकार नहीं थे। जैसे जम्मू कश्मीर 370 अनुच्छेद हटने से पहले जम्मू कश्मीर में एक अनुच्छेद लागू था 2019 तक, अनुच्छेद 370। इसके हटने से पहले जम्मू कश्मीर एक स्पेशल राज्य था, वहाँ पर यहाँ के लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, वहाँ के लोग पूरे भारत में ज़मीन खरीद सकते थे, वहाँ के लोगों से यहाँ के लोग विवाह नहीं कर सकते थे, शादी नहीं कर सकते थे, ठीक है, लेकिन वहाँ के लोग यहाँ पर पूरे भारत में कहीं भी शादी कर सकते थे, ठीक है, वहाँ स्थायी निवास नहीं कर सकते थे भारत के अन्य राज्यों के लोग। लेकिन अब 2019 में 370 हट जाने के बाद में वहाँ का जो स्पेशल संविधान था, उसका स्पेशल जो झंडा था, उसके स्पेशल जो नियम थे, वे सभी कैंसिल हो गए, खारिज हो गए, ख़त्म कर दिए गए केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। तो जो विशेष अधिकार थे वे सभी हटा दिए गए हैं। उस दौरान संविधान जब लिखा गया था, उस दौरान अलग अलग स्थिति थी, सबको बराबर अधिकार नहीं थे, ठीक है। वहीं कुछ छोटे इलाके भी हैं जो न तो राज्य हैं और ना ही किसी राज्य में मिल सकते हैं, उन्हें केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी, ठीक है। इन्हें केंद्र सरकार ही चलाती है। आई बात समझ में?
वहाँ पर उप मुख्यमंत्री या राज्यपाल की सरकार होती है। आई बात समझ में? आगे चलो अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, संघवाद व्यवहार में कैसे चलता है। संघवाद कैसे व्यवहार में आता है, कैसे चलन में आता है। हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड। देखिए, सिर्फ कानून बना देने से संघवाद सफल नहीं होता। भारत में लोकतांत्रिक राजनीति ने इसे सफल बनाया है। किस प्रकार की राजनीति ने? लोकतांत्रिक राजनीति ने। लोकतांत्रिक राजनीति मतलब यहाँ पर लोगों की शासन व्यवस्था है, लोगों की जवाबदेही है, लोग अपना निर्णय स्वयं सुनाते हैं, वोट देने का अधिकार है। ठीक है, लोकतंत्र के विषय में हम स्पेशल अलग से विशेष वीडियो बना देंगे। ठीक है, आगे देखो, इसके 3 बड़े उदाहरण हैं। पहला है भाषाई राज्य। भाषाई राज्य में क्या होता है? यानी लैंग्वेजिस्टिक स्टेट। 1947 के बाद कई नेताओं को डर था कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने से देश टूट जाएगा, लेकिन हमने प्रयोग किया और पुराने राज्यों की सीमाएं बदलकर भाषा के आधार पर, जैसे मराठी, बंगाली, तमिल, बोडो, डोगरी, इस प्रकार की भाषाओं के आधार पर अलग राज्य बनाए, नए राज्य बनाए। ठीक है, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कि देश टूटा नहीं। जो उन नेताओं का डर था वह डर झूठा साबित हुआ। ठीक है, बल्कि देश और मजबूत हो गया, एकीकृत हुआ और प्रशासन चलाना भी आसान हो गया। आगे देखो, भाषा नीति यानी लैंग्वेज पॉलिसी। ये क्या होती है? हमारे देश में, यानी हमारे देश के संविधान ने किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया है, नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि फिर नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया है, तो जो हमारी हिंदी है वो क्या है? वो हिंदी जो है हमारी राजभाषा है। राष्ट्रभाषा कोई भी भाषा नहीं है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा है। आई बात समझ में? इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में माना जाता है इसे। ठीक है, जो सिर्फ 40% लोग ही बोलते हैं। भारत के 100% लोगों में से केवल 40% लोग ही हिंदी बोलते हैं। हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाओं को भी इस अनुसूची में शामिल किया गया है, लैंग्वेज वाली सूची में। ठीक है, 8वीं अनुसूची में। आई बात समझ में? आगे देखो, अगर आप केंद्र सरकार की परीक्षा देते हैं, जैसे यूपीएससी, तो उसमें क्या होगा? एनडीए की परीक्षा देते हैं, आईएएस पीसीएस की परीक्षा देते हैं, तो उसमें क्या होगा? आप देखेंगे इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकते हैं। 21 ये और 1 हिंदी, यानी 22 भाषाओं में आप परीक्षा दे सकते हैं। आप लैंग्वेज चयन कर सकते हैं कि आपको किस भाषा में परीक्षा देनी है, आप उसी भाषा में परीक्षा दे सकते हैं, 22 में से किसी भी भाषा में। आई बात समझ में? इस लचीलेपन ने देश को जोड़े रखा है। आई बात समझ में? जैसे ये भारत का नक्शा है, मैं अभी बनाता हूँ, ये भारत का नक्शा है इस प्रकार से। अब इधर कोई अलग भाषा बोली जाती है, यहाँ अलग भाषा बोली जाती है, यहाँ गुजराती बोली जाती है, तमिल, तेलुगु, ठीक है, यहाँ पर उड़िया, असमिया, ठीक है, इसमें इस प्रकार से अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अब यहाँ का व्यक्ति, मान के चलो सबके लिए हिंदी ही अनिवार्य कर दी जाए, तो यहाँ का व्यक्ति हिंदी को समझने में कठिनाई महसूस करेगा। यहाँ का व्यक्ति हिंदी को समझ सकता है, जो गुजराती भाषा है उसमें हिंदी समाहित है, उसे समझ सकता है। लेकिन इधर का लोग है, जो पूर्वोत्तर राज्यों का 7 सिस्टर्स के जो लोग हैं, वो हिंदी को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी और पहाड़ी भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, बोडो, डोगरी, इस प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, तो सबके लिए केवल एक भाषा को लागू कर देने से उन लोगों के जीवन में कठिनाई आ जाएगी। इसलिए राज्य स्पेशल भाषा के आधार पर गठित किए गए। 1956 में जो राज्य गठन आयोग जो भाषाई आधार पर लागू किया गया था, उसके हिसाब से 22 भाषाएं यहाँ पर निर्धारित हैं। शुरुआत में 14 भाषाएं थीं बस, ठीक है, लेकिन ये बढ़ाते बढ़ाते अब 22 भाषाएं हो गई हैं। आगे देखो, अगला है
केंद्र राज्य संबंध यानी सेंटर स्टेट रिलेशंस, इसमें क्या है 1990 से पहले और 1990 के बाद में इनको डिवीजन कर सकते हैं, इनका डिवीजन कर सकते हैं। देखो 1990 से पहले केंद्र में ज़्यादातर एक ही पार्टी कांग्रेस ही शासन किया करती थी। आई बात समझ में? 1990 से पहले केवल एक पार्टी थी, जितने भी प्रधानमंत्री हुए उन सब की एक ही पार्टी थी, ठीक है। वे अक्सर राज्यों की सरकारों को मनमाने ढंग से भंग कर देते थे और उन्हें खारिज कर देते थे। वहाँ पर नई सरकार लागू कर देते थे, नए चुनाव लागू कर देते थे। मान के चलो कोई राज्य सरकार उनके हिसाब से, केंद्र सरकार के हिसाब से काम नहीं कर रही है, कांग्रेस के हिसाब से काम नहीं कर रही है, तो वे उसे खारिज कर देते थे, कैंसिल कर देते थे। लेकिन और यह संघवाद के खिलाफ था, यह संघवाद के खिलाफ था, क्योंकि यहाँ पर राज्यों को स्पेशल भूमिका नहीं मिल रही थी। वे अपना नियम लागू करना चाहें तो नहीं कर पाते थे। जनता के हित में कोई नियम लागू करना चाहें और केंद्र का नियम कोई ऐसा है कि जो जनता के हित में नहीं है, लेकिन वो केंद्र सरकार उसे जबरन थोप देती थी। अगर राज्य सरकार नहीं मानती थी तो उसे हटा देते थे, हैं। आगे देखो 1990 के बाद क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। क्षेत्रीय दल जैसे बीजेपी, जेडीयू, जनता दल, ठीक है, इस प्रकार के जो दल थे उनका उदय हुआ। नई नई पार्टियां उभर कर आई, ठीक है, आम आदमी पार्टी, इस प्रकार की नई नई पार्टियां उभर कर आई हैं 1990 के बाद, हैं। तो इन क्षेत्रीय दलों का उदय हो जाने से क्या हुआ कि केंद्र में किसी एक ही पार्टी का बहुमत मिलना मुश्किल हो गया। तो उसके जो जबरन लागू करने वाले नियम थे वे कमजोर पड़ गए, फीके पड़ गए। आगे एक है गठबंधन की सरकार। ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। इसमें क्या होता है, इसका इंग्लिश में मतलब है कोलिशन गवर्नमेंट। देखिए, जैसे मान के चलो किसी विशेष पार्टी को चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान स्पेशल वोट नहीं मिल पाए, यानी पूरी तरह से स्पष्ट सरकार उसकी नहीं बन पाई, जितनी सीटें चाहिए थी उतनी सीटें नहीं मिल पाई सरकार बनाने के लिए, तो वो दूसरी ऐसी ही पार्टी को ढूंढ लेती है, या उन्हें पता रहता है कि कौन सी पार्टी को कितने मत मिले हैं, कितनी सीटें मिली हैं, तो वे आपस में गठबंधन कर लेती हैं, गठजोड़ कर लेती हैं। यानी मजबूरी में बड़ी पार्टियों को क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ती है, और इससे राज्यों का सम्मान बढ़ा है और केंद्र की मनमानी भी कम हुई है। आज संघवाद पहले से ज़्यादा मजबूत है या नहीं? आगे देखो, अगला पॉइंट है हमारा भारत में विकेंद्रीकरण, यानी डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। भारत इतना बड़ा देश है कि इसे दो स्तरों पर, केंद्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर सरकार चलाने से काम नहीं चल पाता। यानी केवल दो ही स्तरों पर सरकारें हों तो यहाँ की जो निम्न स्तर की जनता है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की, यानी लोकल जनता है, वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाती, या उस तक पूरे नियम लागू नहीं हो पाते। आई बात समझ में? तो जैसे उत्तर प्रदेश आबादी में बहुत बड़ा है, ठीक है, लगभग 25 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ की 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। तो आबादी में ये रूस से भी बड़ा है, इसलिए सत्ता को नीचे तक बांटना जरूरी था। नीचे तक मतलब क्षेत्रीय स्तर तक, गांवों तक, ब्लॉकों तक, जिलों तक, ठीक है, मंडलों तक, इस प्रकार से बांटना आवश्यक था। अब देखिए, आप इसे लिख कैसे सकते हैं वहाँ पे, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार जब केंद्र सरकार राज्यों से शक्तियां लेकर के स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं, तो इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों से कुछ शक्तियां लेकर के स्थानीय सरकारों को, स्थानीय स्तर के लोगों को बांट दी कि आप इस प्रकार से इन स्तरों पर, इन विषयों पर नियम बना सकते हैं, अपने लोकल जनता के लिए मांग उठा सकते हैं और उनका भला कर सकते हैं, ठीक है। ग्राम प्रधान अपनी मांग डिमांड करता है ना, मांग उठाता है कि हमें यहाँ पर सड़क बनवानी है, नाली बनवानी है, सड़क चौड़ी करवानी है, या किसी स्थान पर पौधारोपण करना है, या कहीं पर नल लगवाने हैं, कुएं की मरम्मत करवानी है, पंचायती घर बनवाना है,
कोई छोटा हॉस्पिटल या स्कूल बनवाना है तो उसके लिए निम्न स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर ये लोग अपना काम करते हैं ना। आगे देखो, 1992 का संवैधानिक जो संशोधन हुआ था उसमें एक बड़ा संविधान संशोधन हुआ, बड़ा फैसला आया। 1992 से पहले पंचायतों के पास न तो पावर थी और ना ही पैसा, केवल पंचायतें तो बना दी गई, ये नियम तो बना दिए गए कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली होगी, त्रिस्तरीय सरकार प्रणाली होगी, लेकिन उनके पास में ना तो कोई अधिकार था, ना कोई पावर थी, ना उनके पास में स्वयं का पैसा होता था, और गवर्नमेंट भी उनको इतना प्रोवाइड नहीं कराती थी, वो टैक्स भी नहीं लगा पाते थे कहीं पे ज़्यादा। ठीक है, तो 1992 में संविधान बदलकर तीसरे स्तर पर यानी थर्ड टायर को मजबूत किया गया। इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ स्थानीय चुनाव नियमित रूप से कराना अनिवार्य हुआ। जो स्थानीय चुनाव मतलब जैसे सरपंच का चुनाव, ग्राम प्रधान का चुनाव, बीडीसी यानी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, जिला पंचायत चुनाव, ठीक है, तो उनका चुनाव कराया जाना, या मेयर का चुनाव, ठीक है, उनका चुनाव कराया जाना हर एक 5 वर्ष पर निर्धारित किया गया। उनके लिए भी अनिवार्य नियम बनाई गई कि मान के चलो कहीं पर कोई प्रधान मर जाता है तो उसके स्थान पर फिर दोबारा से राज्य सरकार वो चुनाव कराएगी, राज्य का जो चुनाव आयोग है वो चुनाव कराएगा। आई बात समझ में? आगे देखो, इसमें SC ST OBC इनके लिए भी सीटें आरक्षित की गई, महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित की गई, कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। आई बात समझ में? 1/3 का मतलब जैसे मान के चलो कहीं पर 3 सीटें हैं, ठीक है, 3 ही सीटें हैं तो 3 में से एक सीट महिलाओं के लिए होगी। आई बात समझ में? कहीं 99 सीटें हैं तो वहाँ पर 99/3 कर दो। तो इस प्रकार से वहाँ पर ये नियम लागू किए गए उस संशोधन में। आगे, हर राज्य में एक राज्य चुनाव आयोग होगा जो लोकल स्तर के चुनाव कराएगा। ठीक है, अगला है राज्य सरकारों को अपना कुछ राजस्व, कुछ पैसा और कुछ अधिकार इन स्थानीय निकायों को देना पड़ेगा। यहाँ पर यह मत समझना कि मैं एज इट इज वही शब्द प्रयोग करूं, मैं थोड़ा सा भिन्न भी पढ़ा रहा हूं, ये केवल हिंट में देख रहा हूं मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए। अब आगे देखो, स्थानीय सरकार का ढांचा कैसा है, इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखो, गांव में पंचायती राज होता है, यानी ग्राम पंचायत एक गांव या गांवों का समूह बना करके ग्राम पंचायत गठित की जाती है, और इसका मुखिया जो होता है वो ग्राम प्रधान या सरपंच होता है। आई बात समझ में? यानी एक गांव या एक से अधिक गांवों को एकीकृत करके उनके ऊपर एक मुखिया चुनवा दिया जाता है, चुनाव करवाया जाता है, और वहाँ के लोकल लोग होते हैं वे उस चुनाव में सहभागी होकर के अपना नेता या अपना मुखिया या अपना प्रधान चुन लेते हैं। दूसरा है पंचायत समिति, जो ब्लॉक के स्तर पर होती है। यहाँ पर कई ग्राम पंचायतें मिलकर काम करती हैं, कई ग्राम पंचायतें मिलकर के इसके अंतर्गत काम करती हैं। जैसे आपका ब्लॉक होगा ना, आई बात समझ में, तो उस ब्लॉक में जिसे विकास खंड के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर ये सरकारें यानी पंचायत समितियाँ बनाई जाती हैं, वहाँ पर भी चुनाव होते हैं। और तीसरा स्तर है जिला पंचायत। जिला पंचायत में क्या होता है, जिस प्रकार से इन दोनों स्तरों पर चुनाव कराए जाते हैं उसी दौरान इस स्तर पर भी चुनाव कराए जाते हैं, पूरे जिले के स्तर पर। और पूरे जिले के लिए एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, इसका अध्यक्ष राजनीतिक प्रमुख होता है। अब ऐसे समझो, जैसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ में प्रधानमंत्री जनता के द्वारा चुनाव हुआ, राष्ट्रपति संवैधानिक तरीके से चुनाव हुआ, संविधान का व्यक्ति है, सरकारी व्यक्ति है वो। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से नीचे आओ अब राज्य के स्तर पर। राज्य में क्या होता है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की तरह होता है, वो जनता के द्वारा चुनाव हुआ है। और राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी संविधान के द्वारा चुनाव हुआ, यानी वो सरकारी प्रमुख होता है, राष्ट्रपति के अंतर्गत काम करता है। आई बात समझ में? जैसे केंद्र में राष्ट्रपति वैसे ही राज्य में राज्यपाल। कई राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, लेकिन राज्यपाल उसी राज्य का व्यक्ति
नहीं होगा, वह किसी दूसरे अन्य राज्य का नागरिक होगा। जैसे मान के चलो उत्तर प्रदेश का जो राज्यपाल है उसका जन्म, उसकी नागरिकता उत्तर प्रदेश की नहीं होगी, वो किसी अन्य राज्य का नागरिक होगा। आई बात समझ में। तीसरी बात, जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री, उसी प्रकार से जिले में कौन होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष। उसी प्रकार से पंचायत समिति के स्थान पर जो ब्लॉक प्रमुख होता है अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, मुखिया के रूप में। और इसी प्रकार से जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष है, यहाँ पर कौन है, ब्लॉक प्रमुख है। इसी प्रकार से गांव में प्रधानमंत्री होता है, कौन, प्रधान। यानी गांव जो है वो सबसे छोटा देश समझो, सबसे छोटा देश, ठीक है, देश के अंतर्गत आने वाला सबसे छोटा देश। अब इसे एक सरकार समझो, तो यहाँ पर किस प्रकार से वितरण किया गया कि गांव का प्रधानमंत्री प्रधान या सरपंच हो गया, और गांव का राष्ट्रपति कौन होगा, वहाँ का सचिव, सेक्रेटरी, ठीक है। सेक्रेटरी जो होता है, सेक्रेटरी बोलते हैं जिसे, वह यहाँ का राष्ट्रपति की तरह भूमिका निभाता है। यानी वो सरकार का प्रमुख होता है, सरकार के प्रति जवाबदेह होता है, संवैधानिक प्रमुख मतलब संवैधानिक तरीके से चुना हुआ होता है। और जो प्रधान होता है या सरपंच होता है वो लोकतांत्रिक रूप से चुना जाता है। आई बात समझ में। आगे देखो, इसमें ऐसे डिवीजन करूं, ऐसे यहाँ प्रधानमंत्री यानी केंद्र, या ऐसे समझो चुनाव, और यहाँ पर नियुक्ति, या यहाँ पर कौन होता है, राष्ट्रपति, ठीक है, संवैधानिक प्रमुख, ये वास्तविक प्रमुख, प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख और राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख। तो इसी के हिसाब से ये जो जितने चुने जाने वाले हैं वो इसके हिसाब से चलेंगे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष, ठीक है, मेयर, और ये ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, ठीक है। और इधर कौन होंगे, इधर होंगे राष्ट्रपति, राज्यपाल, नीचे के स्तर की तरफ चल रहे हैं, और ये एक दूसरे के समकक्ष होंगे, ठीक है, एक दूसरे के सहयोग के लिए, राष्ट्रपति, राज्यपाल, फिर उसके बाद में नीचे डीएम, जिले के स्तर पर डीएम, उसके बाद में वीडियो, ब्लॉक मतलब ब्लॉक के स्तर पर बीडीओ, और फिर उससे नीचे ग्राम के स्तर पर सचिव यानी सेक्रेटरी। तो इस प्रकार से इनका डिवीजन आप समझ सकते हैं। आगे समझते हैं। शहरों में क्या होता है, शहरों में नगर पालिका होती है, यानी म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं जो छोटे शहरों के लिए है, नगर निगम होते हैं जो मध्यम स्तर के शहर हैं उनके लिए, यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और बड़े महानगरों के लिए जैसे दिल्ली, मुंबई, इनके लिए होते हैं। इनका डिवीजन ऐसे किया जाता है जैसे 10 लाख की जनसंख्या, यानी 10 लाख तक की जनसंख्या के ऊपर, और 10 लाख से अधिक की जनसंख्या के ऊपर। आई बात समझ में। इनके प्रमुख मेयर होते हैं, यानी मेयर कहलाते हैं। आगे देखो, निष्कर्ष के रूप में प्रिय विद्यार्थियों, संघवाद सिर्फ एक नियम नहीं है, संघवाद सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि जियो और जीने दो की एक व्यवस्था है, एक भावना है, ठीक है। इस व्यवस्था के अंतर्गत ये पूरा नियम लागू होता है। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश, जहां हर कोस पर पानी बदलता है, 4 कोस पर वाणी बदल जाती है। जैसे एक विशेष विद्वान व्यक्ति ने कहा है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर वहाँ सबको साथ लेकर चलने की यही एकमात्र तरीके के रूप में अपनाया गया है। अब मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम संघवाद अध्याय का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। संघवाद क्या होता है, जल्दी जल्दी देखते हैं। संघवाद की सरल परिभाषा देखिए, जब सत्ता 2 या अधिक स्तरों में बांटी जाती है और हर स्तर को कुछ अधिकार संविधान द्वारा दिए जाते हैं, तो उसे संघवाद कहते हैं। भारत में संघवाद यह सरकार के 3 स्तरों से मिलकर के देश को चलाते हैं। देखो, राष्ट्रीय स्तर की सरकारें यानी यूनियन गवर्नमेंट, फिर राज्य स्तर की सरकारें यानी स्टेट गवर्नमेंट, और फिर उसके बाद में स्थानीय सरकारें यानी लोकल गवर्नमेंट, जिसमें पंचायती राज यानी पंचायतें और नगर पालिकाएं। आगे देखो,
संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? ऊपर से देखने पर लगता है कि बस अधिकार बांट दिए, पर असल में संघवाद में कई गहरी बातें होती हैं। जैसे 2 या अधिक स्तर की सरकारें, देश में हमेशा कम से कम 2 स्तर की सरकार होनी चाहिए। भारत में 3 स्तर की सरकारें हैं, जो अभी हमने बताया, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय। और संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन किस प्रकार किया जाता है? किसी की इच्छा से नहीं किया जाता, संविधान खुद तय करता है कि कौन कौन से काम कौन कौन करेगा। ठीक है, यानी वहां पर पहले से यह लिखा हुआ है, संवैधानिक जो समिति थी, संविधान सभा थी, उसके द्वारा। अब संघ सूची में देख लेते हैं 100 विषय हैं। कितने विषय हैं? संघ सूची में 100 विषय हैं। ये राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। किस स्तर के? राष्ट्रीय महत्व के। इन पर केवल केंद्र सरकार यानी संसद ही कानून बनाएगी, जैसे रक्षा, विदेश नीति, परमाणु नीति। ठीक है, परमाणु ऊर्जा के ऊपर जो नीति बनानी है, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, मुद्रा, इनके ऊपर इस प्रकार के 100 विषयों पर संघ यानी संविधान का जो संघीय व्यवस्था है उसके अंतर्गत केंद्र यानी संसद नियम बनाती है। आगे देखो, दूसरा है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। इसमें 61 विषय हैं। इस पर राज्य से जुड़े काम होते हैं और राज्य सरकारें ही यानी विधायिका ही कानून बनाती है। जैसे प्रत्येक राज्य की अपनी अलग पुलिस होगी, प्रत्येक राज्य की अलग कृषि व्यवस्था होगी। ठीक है, कृषि के विषय में अलग नियम होंगे। प्रत्येक राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए अलग प्रकार के नियम बनाए गए होंगे। जेल व्यवस्था भी प्रत्येक राज्य के अनुसार अपनी होगी। ठीक है, और व्यापार, इन सभी इस प्रकार के अन्य 61 विषयों पर, टोटल 61 विषयों पर राज्य सरकार नियम बनाने के लिए स्वतंत्र है। आगे संवल्ती सूची। संवल्ती सूची देख लेते हैं। इसमें कॉन्करेंट लिस्ट में 52 विषय हैं। इस सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु केंद्र और राज्य के मध्य टकराव की स्थिति होने पर विशेष ध्यान देने वाली बात है कि दोनों के अंतर्गत टकराव की स्थिति होने पर क्या होगा? केंद्र का ही नियम लागू या मान्य होगा। इस सूची में अनेक विषय इस प्रकार से आते हैं, जैसे शिक्षा, विवाह, वन, बिजली, श्रम कानून। ठीक है, आगे देखो, अवशिष्ट विषय, जो चौथी सूची है अवशिष्ट विषय की, इसमें जो विषय तीनों सूचियों में शामिल नहीं किए गए उस दौरान, वे विषय यहाँ पर आते हैं। उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। कंप्यूटर, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, इस प्रकार के विषयों पर केंद्र सरकार नियम बनाती है, क्योंकि इनका उल्लेख पहले नहीं था, इनका उल्लेख संविधान के दौरान नहीं था, कोई इनको जानता नहीं था। ठीक है, उस दौरान इनका आविष्कार नहीं हुआ था। या आने वाले समय में जो विषय आज हम नहीं जानते हैं या जिन बातों को हम नहीं जानते हैं, जैसे साइबर फ्रॉड या इससे संबंधित और बातें, तो उनके ऊपर भी नियम इसी के अंतर्गत केंद्र सरकार बनाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। संघवाद में संविधान सर्वोच्च होता है। संघवाद में सर्वोच्च होता है संविधान। ठीक है, संविधान में जो संघवाद है उसमें संविधान राजा की तरह काम करता है। संघवाद में संविधान जो है वो राजा की तरह काम करता है, वो सबके ऊपर होता है, इससे ऊपर कोई भी नहीं होता। ठीक है, कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति संविधान से परे कार्य नहीं कर सकता, कोई भी सरकार इसके विरुद्ध नहीं जा सकती। दूसरा, इसका चौथा वो है, संघवाद में न्यायपालिका ही सर्वोच्च होती है। यदि किसी राज्य या केंद्र सरकार में विवाद हो जाए या कोई गलत प्रकार के नियम या फैसले लागू कर दे तो उसे सुप्रीम कोर्ट खारिज कर सकता है। आई बात समझ में? या फिर सुप्रीम कोर्ट ये व्याख्या करता है कि कौन सा विषय केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है या कौन सा विषय राज्य के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए संघवाद टिका रहता है। आगे देखो, वित्तीय शक्तियों का विभाजन। वित्तीय शक्तियों का विभाजन, किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। ठीक है, और भारत में केंद्र और राज्य को टैक्स का पैसा चाहिए। ठीक है, टैक्स का बंटवारा हिस्सा चाहिए होता है, तो उनका बंटवारा भी इसमें विशेष प्रकार से होता है। इसके लिए वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन काम करता है।
भारत में फाइनेंस कमीशन है ना, वित्त आयोग, वित्त मंत्री, ठीक है, इस प्रकार के आपने शब्द सुने होंगे। आगे देखो, भारत में संघवाद दुनिया का एक अनोखा मॉडल। भारत का संघवाद बहुत विशेष है क्योंकि इसमें संविधान को संघीय ढांचा देता है, पर इसे संघ का संघ यानी राज्यों का संघ, यहाँ पर होना चाहिए राज्यों का संघ कहता है, ठीक है, इसे राज्यों का संघ कहता है यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स ये कहलाता है। अनेक राज्यों को यानी 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों को एकीकृत करने का काम संघ करता है, केंद्र करता है। और इसका अर्थ है भारत टूटने वाला नहीं, संघ यानी भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो टूटने वाली नहीं। भारत के जो राज्य हैं वो भारत से अलग होकर नहीं जा सकते, वे स्वतंत्र होकर नहीं जा सकते, इसके अंतर्गत ही रहेंगे, ठीक है, अर्थात हम संयुक्त और अखंड हैं। भारत में कोई भी राज्य बाहर से आकर मिल तो सकता है स्वेच्छा से, यहाँ के नियमों के हिसाब से मिल तो सकता है, लेकिन स्वेच्छा से बाहर नहीं जा सकता। आई बात समझ में? आगे देखो, भारत का संघवाद 2 रूपों में चलता है। कौन कौन से दो रूप हैं? पहला है द्वैत शासन व्यवस्था यानी डुअल पॉलिटी, और दूसरा है सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आगे देखिए, सहकारी संघवाद क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है। यह भारत की असली पहचान है क्योंकि यहाँ केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं, झगड़ा नहीं करते आपस में। उदाहरण के लिए आपदा प्रबंधन पे काम करना, कहीं पे आपदा आ जाए किसी राज्य में तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं। शिक्षा का अधिकार, इस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं। स्वास्थ्य मिशन, इस पर दोनों मिलकर काम करते हैं। जीएसटी काउंसिल, अलग अलग प्रकार से जीएसटी टैक्सों को वितरण किया जाता है, दोनों मिलकर इस पर काम करते हैं। जीएसटी काउंसिल सबसे सुंदर उदाहरण है क्योंकि केंद्र और राज्य मिलकर टैक्स तय करते हैं, किस विषय पर कितना टैक्स केंद्र सरकार लगाएगी और कितना टैक्स राज्य सरकार लगाएगी। जैसे जीएसटी को 2 भागों में बांटते हैं, एसजीएसटी और सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी, ठीक है। आगे देखो, प्रतिस्पर्धी संघवाद यानी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, इसमें क्या है, अब समय ऐसा है कि राज्य एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ करते हैं, मतलब वे एक दूसरे से अधिक अच्छी सरकार बनाना चाहते हैं, एक दूसरे के राज्यों को, मतलब स्वयं के राज्य को दूसरे राज्य से अधिक उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं। देखिए, जैसे कौन अपने राज्य में ज़्यादा उद्योग लगाएगा, कौन बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य प्रदान करेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था, यह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भारत में लागू है और भारत को आगे बढ़ाने में मदद करेगी, ठीक है, आगे बढ़ाती है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा 6 नंबर का, शक्तियों का विभाजन। इसका सार देख लेते हैं। देखिए, सरकार का स्तर और कौन कौन से विषय, इस प्रकार से तीनों लिस्टों को हम यहाँ पर देख लेते हैं। चौथी लिस्ट भी इसमें मैंने शामिल कर दी है। देखिए, केंद्र सरकार के जो विषय हैं उसमें रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा, राष्ट्रीय हाईवे, नेशनल हाईवे नाम सुना है ना, और एयरपोर्ट, ठीक है, नेशनल एयरपोर्ट हैं, बंदरगाह इसके अंतर्गत आते हैं। राज्य के अंतर्गत पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य, भूमि, इस प्रकार से। दोनों के यानी संयुक्त सूची के अंतर्गत कौन कौन है, शिक्षा, विवाह, वन, बिजली, वन्यजीव, ठीक है, इस प्रकार से। आगे केवल केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उनमें इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, साइबर अपराध, एआई, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तो इस प्रकार के नियम केवल केंद्र के विषय में है। आगे देखो, भाषा नीति यानी लैंग्वेज पॉलिसी। भारत की भाषा नीति बहुत संतुलित है क्योंकि भारत एक देश है जो कि बहुभाषी देश है। भारत में बहुत सी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। अब भारत में कोई भाषा राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं की गई है, ये हमने पहले देखा था, हाँ आपने सही पढ़ा, परंतु जो राजभाषा है वो हिंदी ही है, ठीक है, हिंदी एक राजभाषा है और इसकी अन्य सहभाषाएं जैसे अंग्रेजी, इसके अलावा 20 अन्य भाषाएं भी हैं, बोडो, डोगरी, ठीक है, इस प्रकार की, संस्कृत, मलयालम, कोंकणी, इस प्रकार की अन्य भाषाएं भी हैं। तो आगे देखते हैं, राज्य अपनी आधिकारिक भाषा चुन सकते हैं, जैसे तमिलनाडु में तमिल भाषा है, पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषा, कर्नाटक में कन्नड़,
आदि। पंजाब में पंजाबी, गुरमुखी, इस प्रकार से इनका वितरण किया गया है। अब इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे ये हैं कि विभिन्न क्षेत्रों के जो लोग हैं उनमें भाषाई आधार पर टकराव नहीं होता। 8वां पॉइंट है हमारा राज्यों का पुनर्गठन और कई राज्यों की मांग। भारत ने सदैव राज्यों की मांग सुनी है। पहला बड़ा कदम है 1956 का जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ, फिर भी समय समय पर नए राज्य बने, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना। ठीक है, आगे देखो। इन्हीं कारणों से भारत में राज्यों का निर्माण संविधान और लोकतांत्रिक तरीके से होता है। लोकतांत्रिक तरीके से ही यहाँ पर राज्यों का डिवीजन होगा। जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, ठीक है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, इसी प्रकार से। आगे देखो, स्थानीय सरकारें। सरकार का 3 स्तर का मॉडल है, उसके हिसाब से 1992 में 2 महत्वपूर्ण संशोधन हुए, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन, इसमें पंचायती राज प्रणाली आई, जिसमें गांव में ग्राम पंचायतें हुई, पंचायत समिति हुई और जिला परिषद हुई। ग्राम पंचायत जिसमें सरपंच या प्रधान चुने जाते हैं, पंचायत समिति जिसमें ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख चुने जाते हैं, ठीक है, या क्षेत्र प्रमुख चुने जाते हैं, और जिला परिषद में जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाते हैं, ठीक है, जिला पंचायत समिति चुनी जाती है। और 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिकाएं हैं, जिसमें ये शहरों में लागू होती हैं, नगर पंचायतें, नगर परिषद और नगर निगम। आई बात समझ में? इन संशोधनों से स्थानीय सरकारें सशक्त हुई। अब गांव का विकास गांव में रहने वाले लोग खुद कर सकते हैं या नहीं? गांव का जो प्रधान होता है वो गांव का ही तो व्यक्ति है, गांव का ही तो एक व्यक्ति है। वो चाहे तो कहीं से कूड़े करकट को साफ करवा सकता है अपनी पावर से, कहीं पर नालियां बनवा सकता है, कहीं रोड बनवा सकता है, गांव के लिए छोटा पगडंडी बनवा सकता है, ठीक है, या फिर मनरेगा के तहत काम करवा सकता है। आई बात समझ में? कहीं स्वास्थ्य सुविधा के लिए प्राथमिक चिकित्सालय खुलवा सकता है। तो इस प्रकार से गांव के लोगों को अपनी सुविधाएं या अपने लिए सेवाएं प्राप्त करने के लिए बाहर नहीं भटकना पड़ता। केंद्र सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन ज़्यादा उनके मोहताज नहीं रहना पड़ता कि वे जब सोचेंगी, वे जब काम करेंगी, तभी हमारे लिए ये विकास कार्य होंगे। ऐसा उनके लिए अब थोड़ी सुविधा हो गई है, आसानी हो गई है अपना जीवन जीने के लिए। आगे देखो, 10वां पॉइंट है भारत में संघवाद को मजबूत करने वाले तत्व। वित्त आयोग, उच्चतम या उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, स्वतंत्र चुनाव आयोग, क्षेत्रीय दलों को बढ़ावा देना, गठबंधन की सरकारें और शक्तियों का सतत विकेंद्रीकरण, यह सब भारत को एक मजबूत संघीय देश बनाते हैं। आगे देखो, इस अध्याय का सार देख लेते हैं हम। संघवाद का मतलब सत्ता का बंटवारा है, ताकि देश सशक्त भी रहे और राज्यों को भी स्वतंत्रता मिले। भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें मिलकर देश चलाती हैं। संविधान सबको अधिकार देता है। न्यायपालिका संविधान की संरक्षिका है। और भारत एक अनोखा देश है जहां विभिन्न भाषाएं, संस्कृतियां और राज्य मिलकर के एक अखंड राष्ट्र बनाते हैं। अब यूपी बोर्ड की परीक्षा हेतु 10 महत्वपूर्ण अति संभावित प्रश्न देख लेते हैं, जो इससे पूछे जा सकते हैं। थोड़े घुमा फिरा कर भी पूछे जा सकते हैं, या इनमें से कोई भी प्रश्न आ सकता है। देखिए, संघवाद क्या है? पहला क्वेश्चन है, संघवाद क्या है? भारत के संघीय ढांचे की मुख्य विशेषताएं लिखिए। इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट करना और अपने हिसाब से, अपने स्तर पर इनका उत्तर लिखना, ठीक है। ये 5 नंबर का आ सकता है, 5 नंबर तक आ सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत में शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में जो किया गया है उसके माध्यम से कैसे किया गया है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन कीजिए। आगे देखो, 3 सूचियां जो हैं उनमें से एक सूची है समवर्ती सूची। उसके विषय में यहां पूछा गया है कि समवर्ती सूची क्या है। इस सूची में केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने के अधिकार क्यों दिए गए हैं? ये 3 अंक तक का पूछा जा सकता है। अगला है अवशिष्ट शक्तियां।
अवशिष्ट शक्तियाँ यानी रेजिडुअरी पावर्स क्या होती हैं? भारत में ये कैसे प्राप्त होती हैं और किसे प्राप्त हैं? ठीक है, कैसे प्राप्त हैं और किसे प्राप्त हैं, या फिर डायरेक्ट आप क्वेश्चन के हिसाब से चल सकते हैं। मैंने इस प्रकार सेट किया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, उदाहरण सहित इनको समझाना है। ये लघु प्रश्न है, ठीक है, अत्यंत संभावित भी है। आगे देखो, सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है? आप इससे क्या समझते हैं? उपयुक्त तो उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह 5 नंबर की संभावना रखता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की भाषा नीति यानी लैंग्वेज पॉलिसी की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, उन्हें लिखिए। और यह नीति भारत की एकता में विविधता कैसे बनाए रखती है? ये 3 से 5 नंबर तक का आ सकता है। 7वां क्वेश्चन है, 73वां और 74वां संविधान जो संशोधन है वो क्या है? इन संशोधनों ने स्थानीय स्वशासन को कैसे सशक्त बनाया है? ये हर बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है इससे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राज्यों का पुनर्गठन यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक था? 1956 के पुनर्गठन अधिनियम का विवरण दीजिए। 3 अंक तक का अत्यंत संभावित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत में संघीय व्यवस्था को मजबूत करने वाले संस्थान कौन से हैं, कौन कौन से हैं उनके विषय में बताना है। जैसे सुप्रीम कोर्ट, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, जीएसटी काउंसिल, ठीक है, इनके बारे में बताना है। 3 अंक तक का आ सकता है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत को यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहा गया है? संविधान निर्माताओं ने फेडरेशन शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया? 5 नंबर तक का आ सकता है ये, ठीक है। आगे देखो, ये परंपरागत और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ तक हमने देखा, आज की कक्षा में हमने पूरा ये अध्याय क्लियर कर लिया है। आप अंत तक बने रहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारा ये कंटेंट, हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इसे लाइक करना। अगर आपकी कहीं भी कोई समस्या हो तो कमेंट करके आप तुरंत पूछ सकते हैं, ठीक है, तुरंत पूछ लेना। और मान के चलो आप किसी अपने मित्र का भला करना चाहते हैं तो उसके लिए शेयर भी कर सकते हैं। इतना तो कर सकते हैं ना, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पीडीएफ बनाया है, उससे पहले पूरा पीडीएफ का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, और फिर उसके बाद में वीडियो भी रिकॉर्ड की है, इसकी सजावट भी की है पीडीएफ की। कई दिन लग जाते हैं एक पीडीएफ बनाने में, फिर उसके बाद में वीडियो रिकॉर्ड करने में, वीडियो रिकॉर्ड करके फिर उसको एडिटिंग करना, अपलोड करना, पूरा बहुत मेहनत होती है। आपका क्या खर्च होगा? केवल एक लाइक। करना चाहो तो ठीक, नहीं भी करना चाहो तो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, अगर आप नए विद्यार्थी हो और आप इसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर नई प्रकार की बातें किसी अन्य वीडियो में करेंगे, कोई नया टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। या आपको अन्य कौन से टॉपिक पर चर्चा करनी है या कौन से टॉपिक पर क्लास चाहिए, आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।